नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वापस से आपके लिए एक नीट के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देगा। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए थी कि उन्हें स्ट्रीम अगर नीट के लिए लेनी है तो आगे वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपना आगे प्रोसेस बना सकते हैं क्लियरेंस कराने का। आज हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 12th पास आउट है और उन्हें नीट के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेरीज हैं जो कि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट जो कि रिक्वायर्ड है नीट के लिए। तो वो डॉक्टर प्रणव नेगी, इनके नाम के आगे डॉक्टर में जानबूझ के लगाता हूँ क्योंकि होलिया थोड़ा डॉक्टर से मैच करता है। 12th वाले जो भी पास आउट स्टूडेंट है जो बायोलॉजी बैच में थे वो जानते होंगे। तो प्रणव हमारे साथ है और प्रणव के कुछ डाउट्स हैं, तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या डाउट्स इनके पास है, तो रिजॉल्व करने की कोशिश। सर ने जैसा मेंशन किया, मेरा नाम प्रणव नेगी है और क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। जस्ट मैंने अभी रिसेंटली अपने बोर्ड दिए, तो मेरे पास कुछ डाउट थे नीट के रिगार्डिंग, तो वो आज मैं सर से क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो मेरा पहला डाउट ये था कि सर अगर जैसे एक बच्चा है उसने नीट दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें नहीं आया एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर वो कॉलेज के साथ साथ कर सकता है? और अगर वो करता है कॉलेज के साथ साथ ड्रॉप लेके करता है तो कौन सा कोर्स उसके लिए बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा टाइम इसमें समझिए कि टाइम ड्यूरेशन कहाँ पर कितना जा रहा है। फिलहाल जब हमारे बोर्ड्स खत्म होते हैं इस साल से तो वो मार्च क्लोजिंग तक खत्म हो गए थे। अप्रैल में आपके पास समय होता है, अप्रैल और हाफ ऑफ मई तक का। तो उसमें आप अपनी सीयूईटी और नीट दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, दोनों प्रकार के उसमें क्वेश्चंस आप उनके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब नीट का एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मई के आसपास हो जाता है, तो उसके बाद में कट ऑफ आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको ऑलरेडी वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा आपका एग्जाम गया तो आपको पता लग जाता है कि हम नीट में क्या हमारा क्लियर होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए लेट अस कंसीडर कोई बच्चा है, ऐसे होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन इन्हीं स्टूडेंट्स का होता है, जो कि एग्जांपल देने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है नीट का 12th के जस्ट बाद उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 11th का उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाता है। 12th का फिर भी रटा रहता है सारा, 12th का सारा इजीली हो जाता है, लेकिन 11th वाला प्रॉब्लम करता है, फिजिक्स थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो 11th की वजह से काफ़ी सारे बच्चों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स झेलने को मिलती है, तो फिर उन्हें लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा। इस समय पर स्टूडेंट क्या करे? देखिए, सबसे पहली बात, हर स्टूडेंट को मालूम होता है कि क्या वो नीट के लिए है भी या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नीट का स्टूडेंट जो क्लियर करेगा वो पैदा ही ऐसा हो क्या है, ऐसा नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी सबको ज्ञात होती है कि क्या मैं नीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए 2 प्रकार की चीजें होती हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करना चाहते भी हैं, लेकिन आप खुद जान सकते हैं कि मेहनत वहां की जा सकती है जहां पर आप थोड़े से उसके लिए कैपेबल भी हो। एक वर्ड होता है कैपेबिलिटी, क्षमता जिसको हम कहते हैं। क्षमता एक बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन इसको बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, नीट के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, कई साल वो ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन बाद में हाथ कुछ नहीं लग पाता। मेरा यहाँ मोटिव आपको डीमोटिवेट करने का नहीं है कि आप मतलब ड्रॉप ही मत लीजिए, आप नीट को छोड़ दीजिए, नहीं। मेहनत अपना एक अलग तरीका है, एक प्रोसेस है मेहनत का। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इवन दो आप कैपेबल हो, चाहे आप नीट के लिए पैदा हो गए हो, आपकी किस्मत में लिखा है नीट होगा, लेकिन स्टिल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि क्या मैं नीट के लिए हूँ भी या नहीं। और अगर आपको लगता है कि नीट जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए ऊपर लेवल का है, तो आप उसके साथ साथ और कोर्सेज भी ट्राई कीजिए। जैसे नॉर्मल बीएससी कोर्सेज होते हैं, बीएससी नर्सिंग भी होता है, और अगर आप नीट में एमबीबीएस नहीं समझ पाते हैं कि एमबीबीएस शायद थोड़ा ऊपर हो जाएगा, बीडीएस भी है आपके लिए। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, रेडियोलॉजी का कोर्स है, और उसके साथ साथ हमारे पास अल्ट्रासाउंड का कोर्स होता है, लैब टेक्नीशियन है, एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि उसमें एमबीबीएस जैसे फैसिलिटीज वैसा नाम नहीं होता, लेकिन उनके बिना भी मेडिकल सेक्टर संभव नहीं है। डॉक्टर को भी जब टेस्ट कराने होंगे तो वो रेडियोलॉजिस्ट के पास ही भेजेगा, और वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट के पास ही भेजेगा, इस तरीके से। तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको थोड़ा अपने अंदर ध्यान कर देखना होगा कि क्या मैं केपेबल हूँ, या अगर आप केपेबल हैं तो वेल एंड गुड, आप ड्रॉप लीजिए और मेहनत कीजिए। मैं कहता हूँ आपका सफल होगा।
लेकिन अगर थोड़ा सा आपको अपनी कैपेबिलिटी में डाउट है, थोड़ा अगर आपको लगता है कि मैं 50-70% भी हूँ नीट के लिए, तो भी आप मेहनत कीजिए, तो भी आप ड्रॉप लीजिए मैं कहूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत बर्डन हो जाएगा इतनी पढ़ाई, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है वो कितनी पढ़ाई कर सकता है, तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा मन उतना नहीं लग पाता, एकाग्रचित नहीं हो पाता, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या मैं उसके लिए कोई और ऑप्शन भी तलाश सकता हूँ या नहीं। जी। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि एक मिनट, एक ऑफलाइन ऑनलाइन वाला भी डाउट था। ऑफलाइन और ऑनलाइन का चक्कर क्या है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं एक सीधे रास्ते पर कि मेरे से इतनी मेहनत तो यार रोज रोज नहीं हो पाएगी, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो आप एक ऑफलाइन कोर्स के पीछे जाइए, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स फिर आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, मेंटेनेंस सिखाएगा, और आपको अपनी बातों के लिए बिल्कुल ट्रू टू योर वर्ड्स होना चाहिए कि भाई मेरे को जाना है इंस्टीट्यूट, तो मुझे जाना है, मुझे अकेडमी जाना है तो जाना है, छुट्टी नहीं होगी किसी के लिए, कोई बर्थडे नहीं देखना है, कोई पार्टी नहीं देखनी है, ना किसी की एनिवर्सरी, कुछ नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्लासेस जाना है तो जाना है। ये आपका मेन रोल होना चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ना ही रहेगा, इतना घंटा मेरे को देना तो देना ही रहेगा, इस तरीके से। और ऑनलाइन कोर्सेज आप तब सेलेक्ट कर सकते हैं जबकि अगर आप क्योंकि ऑफलाइन कोर्सेज महंगे हैं, तो ऑफलाइन कोर्सेज अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन कोर्स में आपको खुद को ज़्यादा समझाना पड़ेगा कि आज मेरी क्लास इतने बजे है, मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो ऑफलाइन कोर्सेज थोड़े से आपको डिसिप्लिन सिखा देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में डिसिप्लिन और एकाग्रचित या कंसंट्रेट होने वाली बात या अपने रास्ते पर चलने वाली बात, डेली गोल्स बनाना, ये सब आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो अगर आप खुद को मेंटेन करना जानते हैं, थोड़े आपके अंदर खुद के लिए एंथुजियाज्म है, नीट आपका सपना है, नीट करना ही करना है, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वाले ही कर पाते हैं हमेशा या ऑनलाइन वाले कभी नहीं कर पाते, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको अपना खुद को देखना पड़ेगा कि क्या मैं किस प्रकार का बच्चा हूँ कि मुझे ऑफलाइन, मुझे कोई सुधारने वाला चाहिए तो मुझे ऑफलाइन कोर्स चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ खुद से मेहनत, खुद के ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, तो मुझे ऑनलाइन चाहिए होगा। जी सर। सेकंड ये था कि जैसा हमें पता है कि नीट के थ्रू एमबीबीएस और बीडीएस दोनों में एडमिशन ले सकते हैं, तो बीडीएस की कितनी सीट से, एमबीबीएस की कितनी सीट से, और मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट दोनों के लिए क्या क्या है, और दूसरा टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है जैसे भी है, दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आप सीट्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए कि कितनी सीट्स हैं, क्योंकि जब आपके माइंड में कोई नंबर आता है यार इतनी ही सीट है, 12 लाख आवेदन है, तो फिर आप थोड़े से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, इतनी सी सीट से इतने सारे आवेदन आए तो मैं कैसे करूँगा। तो सीट्स का फैक्टर थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इतनी सीट है, क्योंकि सीट आने के बाद में आपके माइंड में लिमिटेशन आता है, यार इस सीट में नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा तो साल वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही हम कोई लिमिटेशन लगाते हैं अपने माइंड के आगे, उसके बाद में वो नेगेटिव सोचने चला जाता है। तो लिमिटेशन मत लगाइए, सीट के बारे में मत सोचिए, कट ऑफ के बारे में सोचिए। अगर कट ऑफ जाती है तो मुझे उससे ज़्यादा का पढ़ना पड़ेगा, जितना आप एक्सपेक्ट, जितनी पढ़ाई करके जाएंगे उससे कम ही आपके नंबर आने वाले हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं। एमबीबीएस के लिए जनरल ट्रेंड जो देखा गया है कि जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 600 के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। हालांकि ये बढ़ता जा रहा है, फिलहाल 620 या 610 तक पहुंच गया है, तो 620 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, जैसे एम्स है, जैसे जिपमर है, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, इनके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा मेहनत से मेरा मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं तकरीबन सबका बायोलॉजी अच्छा ही होता है, 90% स्टूडेंट्स का बायोलॉजी अच्छा होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने जब बायोलॉजी सेलेक्ट किया होता है अपने 10th क्लास के बाद में 11th में जाते समय, तो उनको ध्यान होता है कि बायोलॉजी सेलेक्ट किया तो वो अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को सबसे स्पेशल मानते हैं। तो अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है तो आपको ध्यान देने के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट बचते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और सभी 12th वालों को पता होगा कि केमिस्ट्री फिर भी थोड़ा ठीक लगता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बना ही इसलिए है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। तो फिजिक्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं जब कहता हूँ कि आपको इतने नंबर लेके आने हैं, कट ऑफ के पास पहुँचना, तो मेरा सबसे मेन ज़्यादा रहता है कि फिजिक्स के ऊपर मेहनत करना है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फिजिक्स ही डुबाती है और फिजिक्स ही बाहर निकालती भी है। तो आपको ऐसा नहीं है कि डूबते को तिनके का नहीं, पूरी नाव बनानी है आपको। फिजिक्स के ऊपर बैठ के जाएंगे हम, पूरा पार करेंगे, नाव ने पूरी नाव, तिनका नहीं पकड़ना है, थोड़ा बहुत कर लेंगे फिजिक्स का, प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, फिजिक्स डुबा देगी आपको। तिनका नहीं पकड़ना, नाव पे बैठेंगे, पूरी फिजिक्स की नाव बनाएंगे, 11th की बनाएंगे, 12th की बनाएंगे, सब कुछ डीपीपी सॉल्व करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद से बातें करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। बीमार होंगे तो उसके बाद में हमें खुद से समझाना भी पड़ेगा, उनको बीमारी तो है, अभी उतर जाएगी, अब पढ़ना है मुझे, इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। तो आप
कट ऑफ के तो क्या, कट ऑफ से आगे भी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो एम्स में जब बच्चे जाते हैं वो अपनी किस्मत में लिखवा के आते हैं या फिर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक पॉइंट है छोटा सा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है और दूसरे बच्चे के पास टैलेंट नहीं है, किस्मत भी नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करता है तो वो आपसे आगे पहुंच जाएगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है, किस्मत का फैक्टर बाद में आता है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात आती है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़े से हमारे आसपास कम होते हैं प्राइवेट के अकॉर्डिंग, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस अब धीरे धीरे करके सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा रही है, तो नीट की थोड़ी सीट्स भी बढ़ने वाली हैं, आपके लिए थोड़ा मौका भी अच्छा है और बच्चे भी, आवेदन भी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन वैसे ही रहने वाला है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन हमेशा 20 नंबर 30 नंबर ज़्यादा की कीजिए, ताकि आप अगर 20-30 नंबर में मार भी खाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, तो भी आप अपने पसंदीदा कॉलेज, पसंदीदा में नहीं जाओ तो फिर भी एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ। उसके बाद में बात आती है बीडीएस की। बीडीएस कोर्स जो है उसके लिए आपका कट ऑफ जनरल ट्रेंड जो देखा गया है कि 450 के आसपास होना चाहिए, 450-480 के आसपास होना चाहिए, तो आपको बीडीएस कोर्स आसानी से मिल जाता है। रीज़न ये है कि बीडीएस कोर्स में और एमबीबीएस कोर्स में कट ऑफ का इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस नहीं हुआ तो एक बार बीडीएस देख लेंगे, तो जो सेकेंडरी ऑप्शन होता है वो बीडीएस मानते हैं बच्चे, तो बीडीएस के लिए थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है क्योंकि मेन उनका प्राइमरी जो फोकस होता है वो रहता है किस पे, एमबीबीएस पे। और बीडीएस के साथ साथ एक दूसरा भी चलता है जिसको हम कहते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग भी चूज करते हैं बच्चे, उसकी तरफ भी जाते हैं। तो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तकरीबन बराबर है। एमबीबीएस के लिए कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है, तो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, हम सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत कर रहे हैं, सीधी सी बात है। प्राइवेट कॉलेजेस में किसी को जाना होता तो फिर वो उतना ज़्यादा मेहनत ही क्यों करता है, वीडियो ही क्यों देखता हूँ, सही बात। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको कट ऑफ अपनी 620 के ऊपर रखनी पड़ेगी कि हाँ मैं कम से कम 680 का कर रहा हूँ तो मेरा 620 के आसपास पहुंचेगा, 630 के आसपास पहुंचेगा, तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए फिर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, 670, 860 इसके आसपास आपको रहना पड़ेगा। अब सुनने में आंकड़े लगते हैं कि सर तो बहुत डरावने वाले हैं, लेकिन डरावने तो हैं, लेकिन मेहनत अगर करोगे तो डरावने आंकड़े कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर बहुत ही ज़्यादा ऊपर भगवान से बन के आया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बनते यही है, क्लियर भी यही होते हैं, बच्चे भी यहीं से निकलते हैं, पास भी यहीं से होते हैं। तो जब हम सभी के आसपास सब कुछ चल रहा है तो क्यों ना हम मेहनत करके उसको पकड़ लें, जो कि हमें अभी दूर बहुत लग रहा है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें पता है एम्स टॉप कॉलेज है, फिर एमएएमसी हो गया, तो वैसे ही एएफएमसी होता है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो उसमें जाने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट और वो सब होती है, तो वो बता दीजिए मुझे। देखिए एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज जो है वो एक ऐसा कॉलेज है जो कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में अलग से चमकता है, क्योंकि जिस बच्चे को थोड़ा सा भी अगर आर्मी की तरफ झुकाव होता है वो एएफएमसी की तरफ जाता है। एएफएमसी की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। अब इसका इसका एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए भी है क्योंकि एमबीबीएस अगर आप किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करोगे तो आपको प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, मैं कहाँ लगूं, क्या कल को जाके मुझे क्लिनिक तो नहीं खोलना पड़ जाएगा। ये डार्क रियलिटी भी है। देखिए ऐसा नहीं कि अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप हमेशा ही शीर्ष पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं मेरे को क्लिनिक खोलना पड़ जाए या कोई और दिक्कत आ जाए, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज इसकी आपकी गारंटी देते हैं। क्या चीज़ गारंटी देगा? अगर आप आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से करते हैं, आर्म्ड फोर्सेज में जाएंगे आप, पक्का आपका प्लेसमेंट है, आर्मी में आप लगेंगे, और आर्मी में लगने के बाद में आपकी लाइफ जो है, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, लेकिन बाकियों के मुकाबले तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आर्मी जो है वो आपका खुद ही ख्याल रख लेती है, जो कि बाकी जगहों पर नहीं रखा जाता, बाकी जॉब्स में नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात तो वो एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कोई अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है और सबसे बेटर मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है इस एरिया में, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो है वो एक रत्न है, एक मणि है, एक ऊपर का सबसे बढ़िया ज्वेल है, जो कि पूरे एमबीबीएस कॉलेज में चमक रहा है अलग से। अब इसीलिए इसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कट ऑफ में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, 620 से तो ऊपर ही लाने पड़ेंगे कम से कम। उसके बाद में 650 के आसपास मान के चलो, कम से कम तो होने चाहिए, फिर आपकी थोड़ी किस्मत भी है। इसके बाद में आपके पास वहाँ 2 टेस्ट होते हैं, 2 मेन टेस्ट होते हैं, वैसे कुल मिला के 2-3 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं।
एक होता है TOELR। TOELR टेस्ट जो है उसकी फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग वगैरह। TOELR टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग भी है और उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। मतलब कि जब AFMC आपके सारे मार्क्स को कंप्राइज करेगा, लास्ट में आपकी कट ऑफ बनाएगा, लास्ट में जब आपको बताएगा कि भाई आप हमारे लिए एलिजिबल हो कि नहीं, तब TOELR के स्कोर काउंट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आपका हाफ ईयरली हो गया वैसा, तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। TOELR इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग इन सब में आता है, लर्निंग वगैरह। TOELR टेस्ट के बाद में होता है एक PAT, कैपिटल P कैपिटल A T। PAT टेस्ट जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि इसके नंबर लगेंगे, सिर्फ क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, तो क्वालिफाई होना पड़ेगा, इतना आपके लिए काफी है। और साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, थोड़ा सा उसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो माइंड से खेले जाते हैं। और उसके बाद में मेडिकल होता है थोड़ा बहुत, और इसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर आप TOELR PAT निकाल लेते हैं, नीट में आपका अच्छा स्कोर है, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं AFMC में जाने के। AFMC में जाने के बाद में अब सर इतना सारा टेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्यों भाई इतना ज़्यादा क्यों है, बाकियों के अलग क्यों है ये? क्योंकि भाई जो आपको बाद में मिलने वाला है ना, वो भी आपके पास किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि जो आपको मिलेगा वो क्या है, एक आर्मी की जॉब, एक ऑफिसर लेवल की जॉब। ऑफिसर लेवल की जॉब जो है सबसे टॉप मोस्ट जॉब मानी जाती है आर्मी में, क्योंकि उसके बाद में प्रमोशन भी जल्दी होता है। लेफ्टिनेंट से ऊपर जाते हैं ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर जनरल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो आपके पास जो है AFMC से करने के बाद में बहुत अच्छा एक शेड्यूल्ड लाइफ बन जाता है। इसलिए इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो आपसे वो सीधी सी बात है ऑफिसर क्वालिटीज़ तो मांगनी है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठाया लंगोट में आ रहा है उसको बना दिया ऑफिसर में, वो नहीं कर सकते। खाने की हैबिट्स भी देखी जाती है, आपका चम्मच पकड़ने का स्टाइल क्या है, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल क्या है, दूसरों से बातें किस तरीके से करते हैं, अपने से छोटे से बड़े, अपने छोटे अपने से बड़े, इनसे बातें किस, टीचर से बात कैसे करते हैं, पेरेंट्स से बात कैसे करते हैं, सब कुछ वहाँ नोट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एक इंटरव्यू सेशन वहाँ पर होता है, तो उसमें सब कुछ देखने के बाद आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं। ये AFMC का तरीका है। लेकिन AFMC के बाद में लाइन बहुत अच्छी होने वाली है आपकी, और AFMC के साथ साथ फिर आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ AFMC के बारे में, कि जब आपका AFMC में MBBS ड्यूरेशन पूरा हो जाता है, लर्निंग आपका कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद हम सभी जानते हैं कि MBBS में इंटर्नशिप होती है, 12 महीने की इंटर्नशिप होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करनी ही करनी है, होती ही होती है। उसके बाद ही आपको डॉक्टरल की डिग्री मिलेगी, उसकी नहीं तो नहीं मिलेगी। 12 महीने की इंटर्नशिप की सैलरी, 12 महीने की इंटर्नशिप की सैलरी AFMC की कम से कम 75 से 80 हज़ार है, जो कि अभी और बढ़ने वाली है। जहाँ तक मुझे लगता है अभी पे कमीशन आएगा तो और बढ़ जाएगी। 75 to 80,000 मिनिमम सैलरी है इंटर्नशिप की। सोचो बाद में कितनी होने वाली है, कम से कम 2.5 से 3 लाख से ऊपर जाएगा मंथली सैलरी। ये मैं लिख के देता हूँ, आर्मी इस बारे में बहुत ख्याल। और उसके बाद में बाकी अलाउंस तो आप छोड़ दो, आपके बच्चों का अलाउंस, आने जाने का अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, फिर उसके बाद में एजुकेशन अलाउंस, रेंट अलाउंस, पता नहीं कितना सारा तो आपको पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। तो आर्मी AFMC जो है वो एक तरीका है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ऑफिसर क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें पता है कि MBBS जो होता है 5 साल का होता है पूरा, उसके बाद फिर नीट PG देते हैं, फिर MD MS, तो वो जो पूरा होता है प्रोसीजर, जो आजकल तो जैसे पता है कि सब कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ता है, टॉप मोस्ट होता है, तो वो पूरा उसमें कितना टाइम लगता है इंटर्नशिप इंक्लूड करके पूरा होता है? ठीक है, देखिए MBBS जो है वो एक रेगुलर MBBS डिग्री जो नीट से आपको मिलती है, फिर कहीं से भी मिलती है। तो इसमें 4.5 साल से रहता है वो, 4 years and 6 months के आसपास की उसकी ड्यूरेशन होती है। तो 4 साल और 6 महीने, 4.5 साल आप मान के चलिए कि आपका लर्निंग कोर्स होगा। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ प्राइवेट है तो उसमें थोड़ा बहुत 6 महीने ऊपर नीचे रहता है, तो आप रफली मान के चलिए 4.5 से 5 साल। 1 साल का फिर आपका रहने वाला है इंटर्नशिप, जो कि मस्ट है। इंटर्नशिप करने के बाद में आपके पास फिर आता है नीट PG, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। ये था नीट UG। नीट UG में आप एक तरीके से क्या है कि आप डॉक्टर कहलाने लायक हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन किसी कोर्स में नहीं है। आप पूरी बॉडी के डॉक्टर हैं, पूरी बॉडी का डॉक्टर है। तो हम जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं, नॉर्मल जुकाम बुखार खांसी हुआ तो हम कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, यूजुअली हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर आंखों में दिक्कत है तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कोई देखना पड़ेगा, कहीं ऑप्टोमेट्री का विभाग है क्या किसी हॉस्पिटल में, आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, स्किन के डॉक्टर के पास जाना है।
तो इस तरीके से फिर अगर हमारे पास इंटरनल बॉडी कोई प्रॉब्लम है तो कोई एनाटॉमी वाला गायनेकोलॉजिस्ट होता है, वो मैंने अपने मेंस्ट्रुअल रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, ऑप्टोमेट्री विभाग हो गया, इन सब में आपको स्पेशलाइजेशन तो फिर करनी पड़ेगी अगर आप, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट और भी, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना अच्छा लगता है आपको, आप और मेहनती हैं, तो ही आप आगे बढ़िए, नीट पीजी की तरफ जाइए। अदरवाइज फिर नीट पीजी जो है वो आपको, देखो सीधी सी बात है कि स्पेशलाइजेशन देगा तो रगड़ के मेहनत करवाने वाला है, तो फिर इस मेहनत में कई सारे बच्चे जो है वो मेंटली भी थोड़ा सा टूट जाते हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। भाई नीट पीजी मैं करूँ या ना करूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी जाएगा उसमें, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, आपका एक विभाग होगा कि भाई मेरे को आंखों का है तो हाँ, हालांकि आप नॉर्मल भी दवाई दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आंखों के डॉक्टर बन गए तो मैं कोई और बुखार की दवाई नहीं दे सकते हो, आपको सब आता होगा, लेकिन आप एक कदम आगे पहुंच जाओगे कि हाँ मुझे आंखों का जो है ये मेरा एरिया है, तो अगर कोई पर्सन जिसको आंखों में दिक्कत है वो मेरे पास आएगा। स्पेशलाइजेशन है कि हाँ मेरे को उसका इलाज बहुत अच्छे से आता है, बाकी का भी मेरे को आता ही है। तो नॉर्मल जो एमबीबीएस डॉक्टर है उससे थोड़ा स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर ऊपर पहुंच जाते हैं, और उनकी फिर पूछ भी होती है किसी हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है तो, और अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है स्पेशलाइजेशन कोर्स करने के बाद। तो एमडीएमएस करना मेरे हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट अब तो होने वाला है, क्योंकि आगे जाके और कंपटीशन बढ़ेगा, सीट्स बढ़ने वाली है, एमबीबीएस डॉक्टर भी बहुत सारे फिलहाल आपको तो नहीं मिलेंगे उतने, लेकिन आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगने वाला है कि कुछ एमबीबीएस करने के बावजूद भी थोड़ी सी बेरोजगारी उनमें भी रहने वाली है। तो उसके लिए एमडी कोर्स या फिर एमएस जो है वो आपको थोड़ा सा एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, एमडीएमएस कर लीजिए, तो फिर वो आपका बेटरमेंट ही करेगा, वो कोई बुरा तो नहीं है, थोड़ा सा आपको समय और देना पड़ता है। तो 6 साल आप रफली मान के चलिए एमबीबीएस और इंटर्नशिप, और उसके बाद में आपका एमडी का ड्यूरेशन रहता है। अब एमडी का ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा अलग अलग कॉलेज में थोड़ा सा डिफर करता है, तो उसमें एक परफेक्ट जानकारी आपको थोड़ा सा तलाशनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, बस इतने ही मेरे यूजुअली क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बार बार आते थे वही मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, एक छोटा सा डाउट और भी है जो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कुछ है, क्या हमें दोनों में से किसी एक तरफ, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा पेशेंट्स का इनफ्लो ज़्यादा होता है कंपैरिजन करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पेशेंट्स का इनफ्लो ज़्यादा होगा। पेशेंट्स का इनफ्लो का मतलब है कि आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाएंगे। पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा पेशेंट्स का इनफ्लो कम रहता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता है। भांति भांति प्रकार के आपको पेशेंट मिलेंगे, भांति भांति प्रकार की आपको बीमारियां मिलेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको उनमें प्रॉब्लम्स दिखेंगी, तो आपका माइंड भी अलग अलग डायरेक्शन में चल के उनके सॉल्यूशंस खोजने को जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखाते हैं, थोड़ा सा स्किल्स सिखाते हैं, थोड़ा सा आपको वो स्ट्रेस को हैंडल करना, पेशेंट्स को हैंडल करना सिखाते हैं। वहीं जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें पेशेंट्स का इनफ्लो कम होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग अच्छे से मिल जाता है, मशीन्स उसमें और अच्छी होती है, तो आपको मशीन से गाइडेंस और अच्छा मिल जाता है। इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी आता है कि प्राइवेट का जो है फीस तो ज़्यादा ही होता है, वहाँ पर कम से वो 40-50 लाख करोड़ भर तक की फीस भी जाती है। वहीं गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर मेडिकल की फीस थोड़ी कम होती है, तो इसीलिए हम सब अफोर्ड तो करना चाहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट कॉलेज ही कर लें। अदरवाइज अगर कोई वेल बीइंग है, वेल सेटल्ड है, तो वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाता है। पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है, वही किताबें उनको पढ़नी होती है, वही किताबें इनको भी पढ़नी होती है, सेम टाइप ऑफ नॉलेज मिलता है। तो आप एक अच्छे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, आप अगर करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा आपका, और बाकी इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सेम ही कोर्स पढ़ते हैं और दोनों फिर सेम ही एमबीबीएस के लेवल पे ही निकलते हैं। तो और थोड़ा सा जो रिजर्वेशन वाला थोड़ा सा है इंडिया में, तो रिजर्वेशन की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं ले पाते, दो दे आर डिजर्विंग, even though they are deserving, they are not able to get a perfect seat in MBBS government colleges. So therefore sometimes they stroll towards private colleges, उनको थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो रिजर्वेशन के लिए भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी सी सीट्स और जल्दी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, प्राइवेट कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा रहता है, तो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स आपको मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा कट ऑफ डाउन रहता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाता है, थोड़ी सी आपको फीस भी कम देनी पड़ती है। लेकिन हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो प्रिपरेशन कीजिए फिर अपनी, और एम बना के चलिए गवर्नमेंट कॉलेज का, जो कि हम सभी का है। और गवर्नमेंट कॉलेज का एम बनाने के साथ साथ
मेहनत आप कीजिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे टॉप मोस्ट चाहिए। मेरे को एम्स में पढ़ना है, मेरे को जिपमर में पढ़ना है, टॉप मोस्ट कॉलेज का एम लेके चलो तो आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो भी आप खुश हो जाओगे कि हाँ चलो मेरे को वो नहीं मिला तो ये तो मिला, ये भी अच्छा ही कॉलेज है, ये कोई बुरा कॉलेज नहीं है। और नीट कोई बहुत वैसा खतरनाक एग्जाम तो नहीं है। फिजिक्स अपना बेटर करते रहिए, केमिस्ट्री में मेहनत करते रहिए, बायोलॉजी सबकी अच्छी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग कीजिए। डेली आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को डेली इतना करना है। डेली टारगेट नहीं हुआ, बात नहीं करूंगा किसी से भी, किसी से खाना भी नहीं खाऊंगा, डेली टारगेट पूरा नहीं हुआ, इस तरह की डेडिकेशन आपको चाहिए होगी। मैं बात भी नहीं करूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, अगले दिन में सोऊंगा नहीं जब तक मेरा डेली टारगेट खत्म ना हो। डेली टारगेट खत्म होगा तभी मैं सोऊंगा। और फिर ऐसा नहीं है कि डेली टारगेट मेरा रात को 1 बजे खत्म हो रहा तो मैं सुबह 9 बजे तक सो रहा हूँ, नहीं, उठूंगा सुबह 6 बजे 7 बजे, जब भी उठूंगा इसी टाइम पर। नींद की गलती है कि वो मुझे नहीं आ रही, मेरी गलती नहीं है। मैं सोने को बैठा था, मैं सोने को तैयार था, नींद नहीं आई, मेरी गलती नहीं है भाई। मैं 7 बजे उठूंगा, मैंने नींद को टाइम दिया, नींद नहीं आ रही, मेरी गलती नहीं है। मैं 7 बजे उठूंगा, उठ के पढ़ूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, पूजा करूंगा, जो भी है करो अपना। लेकिन एक स्लीप शेड्यूल जो होगा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्लीप शेड्यूल। और ऐसा नहीं करना है कि हाँ अगर जैसे कि मान लीजिए मेरा थोड़ा स्टडी का ऊपर नीचे हो रहा है, 2 घंटा का फोन क्या 2 घंटे तो मैं सर फोन चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। फोन का ड्यूरेशन कम कीजिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम कीजिए अपने आप को। और जब आपको टाइम की कटौती करने हो तो अपने पढ़ने के समय से नहीं, फोन के समय से, फालतू चीजों के समय से, कहीं मोमोज के लिए बुला ले दोस्त ने, मोमोज डेट्स पे चले गए, वो सब नहीं करना है। उनका टाइम कम करके अपना पढ़ाई में उस वो टाइम को लगाएंगे तो आपका मैं कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नीट क्लियर भी होगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा, वेल सेटल हो जाओगे और एक समय के बाद में बस खुश हो जाओगे। और क्या, इसी का तो सब मेहनत कर रहे हैं। ये प्रणव थे हमारे साथ, प्रणव के कुछ डाउट्स थे नीट एमबीबीएस के रिलेटेड, तो वो हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। आप में से किसी का जो कॉमन डाउट हो तो वो आप इसमें वीडियो में डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच के देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट नीचे होगी, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन में पहुंच के भी अपना डाउट को देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि सारे डाउट्स जो है वो इम्पोर्टेंट थे, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई और डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं, ताकि मैं उनके डाउट्स वहाँ भी रिजॉल्व कर पाऊँ। कुछ कॉमन डाउट्स और आएंगे तो हो सकता है कि हम एक और वीडियो नीट के डाउट सेशन पर बनाएं, अगर डाउट सेशन या डाउट्स हमारे पास और आते हैं तो। अदरवाइज आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं मुझसे पर्सनली भी या कमेंट सेक्शन में भी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और एक और कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे जो कि नीट से रिलेटेड होगा या फिर आपकी किसी फर्दर सीयूईटी वगैरह से भी रिलेटेड होगा। तो देखते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा।